आज मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप रिटन टेस्ट एएसएफ का बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आप ऐसे समझें कि आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है और है भी आपके पास 1 महीने का ही टाइम, क्योंकि मार्च में रिटन टेस्ट स्टार्ट हो जाने हैं। तो आपने अपने 30 दिन कैसे आपने मेहनत करनी है और इसी 30 दिनों में आपने सारा सिलेबस कवर करना है। तो सबसे पहले आपने ये जो वीडियो है, इसका लोगो आपको नज़र आ रहा होगा। आपने पहले दिन ये वीडियो देखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन आपने ये वाली वीडियो देखनी है और तीसरे दिन ये जो है रेड कलर वाली तस्वीर नज़र आ रही है, इस सीरीज़ को देखनी है। यानी कि अब जो मैंने आपको तीनों तस्वीरें दिखाई हैं, ये एक एक वीडियो नहीं है। मतलब जो ग्रीन वाला है, ग्रीन आपको एक लोगो दिखाया है, इसकी भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। इसके अलावा जो येलो वाला दिखाया है, इसकी भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं और रेड वाला जो है, ये अभी मैं कंटिन्यू है, यानी कि ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने येलो वाला जो लोगो है, ये इसकी भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। पहले दिन आपने इस सीरीज़ में से एक वीडियो देखनी है, जो वीडियो नंबर 1 होगी, ऊपर लिखा होगा वीडियो नंबर 1, उसको लिख लेना है। दूसरे दिन आपने ये जो ग्रीन वाली है, यहाँ जो आपको पुलिस वाला लोगो नज़र आ रहा है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रिटन टेस्ट के लिहाज से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर किए हैं। तो दूसरे दिन आपने ये वाली वीडियो देखनी है और उसको रजिस्टर पे लिख लेना है। तीसरे दिन मैं जो है एक न्यू वीडियो अपलोड करता होता हूँ। तो तीसरे दिन आपने ये जो रेड कलर वाली है, इन वीडियोज़ में से देखनी है। यानी कि आपके पास अब 3 प्ले लिस्ट हो गई। पहली प्लेलिस्ट देखनी है एक दिन, उसके सवाल लिख लेने हैं। दूसरे दिन दूसरी प्लेलिस्ट में से एक वीडियो देखनी है। तीसरे दिन तीसरी प्लेलिस्ट में से एक वीडियो देखनी है। फिर चौथे दिन नेक्स्ट जो होगा, फिर आपने जो येलो वाली होगी जो पहले दिन देखी थी, फिर आपने उसकी दूसरी वीडियो देखनी है। फिर आपने जो है ग्रीन वाले की पाँचवें दिन दूसरी वीडियो देखनी है। फिर इसी तरह से रेड वाले की। अब जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद एक बड़ी वीडियो पड़ी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस्लामिक स्टडीज़ क्वेश्चन, वो वीडियो आपने देखनी है। इसके अलावा एक मैथ पे है, तकरीबन 15 मिनट की वीडियो है, वो आपने देख लेनी है। इसके अलावा एक इंग्लिश पे है। आप ये सारी वीडियोस देख लेंगे और समझ के, सिर्फ देखने का मैं आपको नहीं कह रहा, आपने समझना है, नोट डाउन करना है और फिर उसको याद रखना है। बस यही काम है अपना। यही अगर आप 30 दिन कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका पेपर बहुत 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 अच्छा होगा। इंशाल्लाह 40 से अबव नंबर आएंगे। आपको पता होगा कि 50 नंबर का पेपर होता है और 50 एमसीक्यूज होते हैं और आपके 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो आपका ये इसी तरह सिलेबस कवर होगा। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये आप हमें तैयारी पूरी करवाएं, तो मैंने इसलिए सोचा कि पहले आपको एक स्ट्रेटजी समझा दूं कि आपने तैयारी को, जो डाटा मौजूद है हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए आपने स्मार्ट वर्क कैसे करना है। अच्छा जी, आज मैथ का ये सवाल है। द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 3:2। इफ़ देयर आर 30 बॉयज़ हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर। यहाँ तक सवाल है, ये नीचे जो है मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अब वो कहता है सवाल में कि जो रेशो है बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास, यानी कि एक क्लास है उसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। अब बॉयज़ की रेशो उसमें क्या है, 3 है और गर्ल्स की रेशो क्या है, 2 है। ठीक है, यानी कि 3 बॉयज़ होंगे, उसके बाद 2 गर्ल्स होंगी, फिर 3 बॉयज़ होंगे, फिर 2 गर्ल्स होंगी, फिर 3 बॉयज़ होंगे, फिर 2 गर्ल्स होंगी, यानी कि ये रेशो है। हर 3 बॉयज़ के बाद 2 गर्ल्स होंगी, फिर 3 बॉयज़, फिर 2 गर्ल्स, इसी तरह से। ठीक है, तो अब वो हमें बताता है कि टोटल जो है 30 बॉयज़ हैं क्लास में, 30 बॉयज़ हैं, तो ये आप ये बताएं कि गर्ल्स कितनी होंगी। अब इसका मेथड ये है, अब जैसे मैंने आपको समझाया है, 3 बॉयज़ हैं और उसके बाद 2 गर्ल्स हैं, 3 बॉयज़ के बाद 2 गर्ल्स हैं। अगर 6 बॉयज़ होंगे, 6 बॉयज़ कर दें तो फिर 4 गर्ल्स हो जाएंगी उसके डबल। ये हम बॉयज़ की तादाद बढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि उसने हमें ऑलरेडी सवाल में बताया गया है कि हमारे पास टोटल 30 बॉयज़ हैं, इसलिए हम बॉयज़ की जो है ना उनको क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, ताकि हम 30 बॉयज़, तो हमें पता है तो हम गर्ल्स की रेशो मालूम कर सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 3 बॉयज़ होंगी तो 2 गर्ल्स, ठीक है। अगर 6 बॉयज़ होंगे
तो 2 गर्ल्स और ऐड हो जाएँगी, ये 4 गर्ल्स बन जाएँगी। इसी तरह 6 में 3 और बॉयज़ आ जाएँगे तो फिर 6 गर्ल्स हो जाएँगी, और 9 में अगर 3 और गर्ल्स आ जाएँ बॉयज़ आ जाएँगे तो 12 बॉयज़ बन जाएँगे, और उसके साथ 8 गर्ल्स बन जाएँगी। इसी तरह 12 में से अगर हम 3 और बॉयज़ ऐड कर देंगे तो वो 10 गर्ल्स हो जाएँगी। ठीक है, अब हम 3-3 क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि सवाल में उसने बताया था कि 3:2 है, यानी कि बॉयज़ की रेशियो 3 है, गर्ल्स की रेशियो 2 है। इसलिए हम बॉयज़ वाली साइड पे 3-3 बढ़ा रहे हैं और गर्ल्स वाली साइड पे 2-2 बढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब ये मैंने यहाँ 15 तक लिखा है बॉयज़ की कॉलम में, ठीक है? यानी कि अगर 15 बॉयज़ हैं तो 10 गर्ल्स होंगी। अब हम सिंपल इसको डबल कर लें, 30 बॉयज़ कर देंगे तो 10 दूने 20, 20 गर्ल्स हो जाएँगे। हमने 30 बॉयज़ क्यों किए? क्योंकि सवाल में उसने बताया था कि आपके पास 30 बॉयज़ हों तो बताएँ कि गर्ल्स कितनी होंगी। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो अगर बॉयज़ 30 हो जाएँगे तो गर्ल्स यहाँ पे 20 हो जाएँगी। ठीक है, अब इसका एक और मेथड भी आपको बता देता हूँ। सेकंड मेथड ये है, वो भी बहुत ईज़ी है, ऐसे समझें ट्रिक है। वो क्या है? अब देखें 3:2 है तो बॉयज़ की रेशियो 3 है। अच्छा, अब हम 3 को किस टेबल पे मतलब कितना पढ़ें तो 30 आता है? 3 10s आर 30, यानी कि 3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई तो 30 आता है। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करके 30 क्यों हासिल किया? क्योंकि 30 बॉयज़ हमारे पास गिवन था। ठीक है? तो 3 दहाया 30, दहाया 10 आ गया ना हमारे पास। तो हम इसी 10 को जो गर्ल्स की रेशियो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2 दहाया 20 या 2 10s आर 20। ठीक है? इस तरह भी 20 आंसर आता है, और जो पहले मैंने आपको मेथड बताया है उस लिहाज से भी 20 आंसर आता है। चलें जी, एक और सवाल है, इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊँगा, अलबत्ता आपको सवाल समझा देता हूँ। तो आपने इसका आंसर मुझे बताना है कि रेशियो वाले जो आपने सेकंड सवाल पूछा था, उसका आंसर ये है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सवाल ये है, द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंज इन अ बास्केट इज़ अ 5:3। इफ़ देयर आर 40 एप्पल्स, हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर? सवाल को दोबारा समझा देता हूँ। अब वो कहता है एक बास्केट है, ठीक है? उसमें एप्पल भी हैं, ऑरेंज भी हैं, ठीक है? फिर वो कहता है कि एप्पल्स की रेशियो 5 है। पहले उसने एप्पल लिखा है ना, द रेशियो ऑफ एप्पल, तो मतलब यहाँ 5 पहला एप्पल का हो गया। तो एप्पल की रेशियो 5 है और ऑरेंज की रेशियो 3 है। यानी कि अगर 5 एप्पल होंगे तो उसमें 3 ऑरेंज हो गए। अगर हम 5 और ऐड कर देंगे तो उसमें हम 3 और ऑरेंज ऐड कर देंगे। इसी तरह हमने एप्पल जो है 5-5 अगर बढ़ाते जाएँगे तो ऑरेंज जो है वो हम उनको उनकी क्वांटिटी 3-3 बढ़ाएँगे। क्यों? क्योंकि रेशो यही है 5:3। ठीक है? इसके अलावा अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जवाब 40 आए, 5 8 40 को पीछे ट्रिक बताई है, तो आप इसी ट्रिक को यूटिलाइज़ करके आपने इसका आंसर बताना है, कमेंट करके। चलें जी, इस्लामिक स्टडीज़ का हम कंटिन्यू करते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ में आज हम पढ़ेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 एडी को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। आपकी वालदा का नाम हज़रत आमिना है। आपके चाचा का नाम अबू तालिब है और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। आपकी 11 बीवियां हैं। सबसे पहले आपने 25 बरस की उम्र में हज़रत खदीजा से निकाह किया। आपकी पहली बीवी हज़रत खदीजा हैं, और लास्ट जो हैं वो हज़रत मैमूना हैं। आपके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। 3 बेटे हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहीम। आपकी 4 बेटियां हज़रत फ़ातिमा, हज़रत रुकैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम। पाक स्टडी के पोर्शन को हम देख लेते हैं।
हमने पढ़ लिया था तकरीबन 1906 तक, जिसमें हमने पढ़ा था कि मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। मुस्लिम लीग को हम बना चुके। अच्छा, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी और कांग्रेस आपको याद होगा 1885 1885 में बनी थी। लेकिन कायदे आज़म ने कांग्रेस को 1906 में जाके ज्वाइन किया था। कांग्रेस जो कि हिंदुओं की जमात थी, लेकिन कायदे आज़म उसके भी मेंबर रहे। कब उनको ज्वाइन किया? 1906 में, और 1906 में मुस्लिम लीग भी बनी। तो मुस्लिम लीग 1906 के लिहाज से आपको दो डेट्स याद होनी चाहिए। एक, कायदे आज़म ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, दूसरा मुस्लिम लीग बनी। कायदे आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग 1913। अब मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों की जमात थी 1906 में बनी, लेकिन कायदे आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। उसके बाद है वर्ल्ड वार वन, जंग अजीम वन, 1914 से 1918 तक ये जारी रही। ठीक है, अब ये जंग ममालिक के दरमियान हुई। ये इस जंग में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझे तो पूरी दुनिया ही इसमें इन्वॉल्व थी। दुनिया जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई लड़ने के लिए आपस में। पहले ग्रुप में फ्रांस, रशिया, ब्रिटिश, इटली और यूएसए, ये ममालिक थे। और दूसरे ग्रुप में ओटोमन एम्पायर, जिसे हम कहते हैं सल्तनत उस्मानिया, उसके बाद ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी एंड बल्गेरिया, ये मेजर कंट्रीज़ थे जो इनके मुखालिफ थे। तो ये जो पहला ग्रुप है, ये जो फर्स्ट वार वन जीत गया था। उसके बाद 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार वन, और 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ये थी, जैसा कि खिलाफत ख़त्म होने का खदशा था, क्योंकि ओटोमन एम्पायर ग्रुप टू में थी। ये मुसलमान, आपको पता है सल्तनत उस्मानिया में मुसलमान थे, तो ये हार चुके थे। तो जो अपना बरे सग़ीर में मुसलमान थे, इनको ये डर था कि कहीं पे ये ख़त्म ना हो जाए, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की 1919 में। खिलाफत मूवमेंट में सबसे ज़्यादा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की खिदमत हैं। चलें जी, अब जनरल नॉलेज का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अमेज़न। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया अमेज़न है। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा दरिया नील है। तो सवाल को थोड़ा सा कंफ्यूज करके भी पूछ सकता है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर वह पूछे लार्जेस्ट या उर्दू में पूछे बड़ा, तो आपने अमेज़न को टिक करना है। अगर वह पूछे सबसे लंबा, इंग्लिश में पूछे लॉन्गेस्ट, तो आपने नील को टिक करना है। इसके अलावा अमेज़न जो है वो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका आपको पता है कि एक कॉन्टिनेंट है, बरे आज़म है। इसके अलावा जो नील है, ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, बरे आज़म है, वहाँ पे बहता है। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया का सबसे बड़ा भी और सबसे जो है लंबा भी दरिया कौन सा है? यंगजी रिवर। यंगजी रिवर, YANGTZ, इसको यंगजी पढ़ते हैं। यंगजी रिवर जो है वो चाइना में है। उसके बाद लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया, अगर बड़ा पूछे लंबा पूछे तो इंडस रिवर, दरियाए सिंध ही है। इसके बाद लैंड ऑफ रिवर किस मुल्क को कहा जाता है? लैंड ऑफ रिवर्स बांग्लादेश को कहा जाता है। पाकिस्तान में 24 दरिया हैं। पाकिस्तान में टोटल 24 दरिया हैं। इंडिया में टोटल 400 दरिया हैं। इंग्लिश में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे थे, तो कंटिन्यू रखते हैं उसको। हमारे पास है शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। अब हमने इसको इनडायरेक्ट में करना है। तो शी सेड, उसके बाद दो कॉलन को ख़त्म करें तो क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा शी सेड दैट। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है जी आगे। आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में क्या है? शी है, तो हम क्या लिख देंगे? शी सेड दैट शी। उसके बाद हम टेंस देखेंगे।
टेंस है आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, उसको हम चेंज करेंगे पढ़ रहा था, वॉज स्टडिंग में करेंगे। तो ये बन जाएगा शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग, शी वॉज रीडिंग अ बुक। उसके बाद नाउ को हम देन में कन्वर्ट करते होते हैं, तो ये ए ऑप्शन इसका ठीक होगा, शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक देन। चलें एक और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज के लिए। ही सेड आई बाउट अ न्यू कार येस्टरडे। अब इसको हमने इनडायरेक्ट में करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉलन ख़त्म करके ये लगाएंगे, बन जाएगा ही सेड दैट। और आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास ही है, तो ये बन जाएगा ही सेड दैट ही। अब बाउट अ न्यू, अब हमने टेंस को चेंज करना है, तो टेंस देखेंगे। अब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, बाय, तो सेकंड है बाउट। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे सेकंड जो है फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो, तो इसका मतलब है ये पास्ट का सेंटेंस है, और जहाँ भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तब आपने उसके साथ हैड का इजाफा कर देना है और उसमें कुछ भी नहीं करना। जहाँ भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आए, बाय यानी कि बाउट आई हुई है, तो इसको हमने हैड बाउट में कन्वर्ट कर देना। तो ये बन जाएगा शी सेड दैट सॉरी ही सेड दैट ही हैड बाउट अ न्यू कार द डे बिफोर, क्योंकि येस्टरडे को हमने डे बिफोर में चेंज करना होता है। चलें अब हमारे पास आ गया एएसएफ से रिलेटेड, ये लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड कर दी थी स्लाइड्स, लेकिन जो है मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वीडियो में थोड़ा सा इशू था। तो इसको हम देख लेते हैं। एएसएफ के हिरार्की क्या है, यानी कि रैंक्स कौन कौन से हैं। कॉर्पोरल का रैंक है जिसका स्केल बीपीएस 7, बीपीएस मीन बेसिक पे स्केल 7 होता है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक चाहिए होती है। उसके बाद एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसका बेसिक पे स्केल 11वां होता है, और तालीम इसके लिए इंटर एफए एफएससी चाहिए होती है। इसके अलावा इंस्पेक्टर बीपीएस 16, बीपीएस बेसिक पे स्केल बीपीएस 16 होता है इसका, इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आपके पास बीए या बीएससी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी के थ्रू होती है। उसके बाद है एडी, एडी का मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर, इसका जो बीपीएस 17 होता है, और तालीम इसके लिए मास्टर्स, यानी कि आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपने इंटर के बाद एफएससी के बाद जो है 4 साल बीएस प्रोग्राम किया हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे, और ये भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही इसकी भर्ती आती है। तो अगर आपकी तालीम मैट्रिक है, कॉर्पोरल पे आप अप्लाई किया हुआ है, वेल एंड गुड, आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखें अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, या प्राइवेट भी आप कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप कॉर्पोरल भर्ती हुए हैं तो आप कॉर्पोरल ही रहेंगे, आप इसमें तरक्की भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप एएसआई पे अप्लाई कर सकते हैं, आप डिपार्टमेंट से अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप एएसआई पे पहुंच जाते हैं, तब आप एफपीएससी के थ्रू पेपर दे के इंस्पेक्टर पे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दरवाजे आपके लिए खुले हैं, मेहनत आपने करनी है, बाकी आपको कोई नहीं रोक सकता तरक्की करने से। होपफुली आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।